बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज बात करेंगे कल का अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर में पेश आया और अब तक 100 उसमें जाने जो हैं वो जा चुकी, 100 लोग शहीद हो चुके हैं और बड़ा ही एक रंजो गम से भरपूर कल का दिन था जब नमाज ज़ोहर के वक्त धमाका ख़ुदकुश हमलावर पुलिस लाइन की मस्जिद में घुसा और घुसकर उसने जिस तरह ही नमाज स्टार्ट हुई अपने आप को वहाँ पे धमाके से उड़ा दिया और इसकी वजह से 400 के करीब लोग कहा जा रहा है कि मस्जिद में मौजूद थे और 100 के करीब जो है वो शहीद हो चुके हैं और अभी मज़ीद ज़ख्मी भी लोग हैं जो वहाँ के मुतल्लिका हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कल हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने सारा बताया कि व्हाट इज़ द रीज़न और क्या करना चाहिए है पाकिस्तानी कौम को। आज भी इसी सिलसिले में बात करते हुए अपनी बात का आगाज़ करूँगा और आपको तारुफ़ कराऊँ अपने गेस्ट का। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अब्दुल रऊफ़ संधू साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। साथ हैं डॉक्टर एहसन महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया। सो कर्नल साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करूँगा कि ज़ाहिर है बड़ा तकलीफ़ दह वाक़या है और मतलब इतनी हसास एरिया के अंदर वो रेड जोन है पेशावर का, सदर के एरिया के साथ ये पुलिस लाइन का इलाका है और रेड जोन है पेशावर का। 2 चेक पोस्टें अबूर करनी पड़ती हैं और कल आईजी KPK ने जो बताया वहाँ पर आकर और वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी और ये कहा, जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने बताया कि एक ही गेट है उसमें एंटर होने का पुलिस लाइन के अंदर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो पुलिस लाइन के गेट से एंटर नहीं हुआ और ऑलरेडी से ही वहाँ मौजूद था या क्या था, तहकीकात तो जारी हैं। लेकिन सर, इतनी आगे तक पहुँच जाना और इतना मतलब यहाँ तक जाके फिर एक मैसेज देना, हालांकि थ्रेट तो हमें कई महीनों से ये थ्रेट्स थे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात पेशावर और KPK के अंदर ऑलरेडी थ्रेट्स थे, तो इसकी सर प्रॉपर्ली क्या प्रिकॉशन नहीं ली और क्या सूरत हाल की जो इतना संगीन और इतनी आगे तक जाके उन्होंने ये किया और तमाम पुलिस वालों को टारगेट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए जी, और लाहिकीन जो शहीद हुए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, लाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करनी चाहिए और हुकूमत से डिमांड करनी चाहिए कि जो भी इस वाक़े में शहीद हुए हैं या इंजर्ड हैं उनकी माली इमदाद भी की जाए और उनकी बहाली की तरफ सोचा जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ऐसे वाक़यात जो है वो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए कि क्यों शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, सबसे पहले हमने जो APS का वाक़या था वो भी रेड जोन के अंदर ही था। बिल्कुल ठीक है। APS के वाक़े में जो हमने मुजरम पकड़ा हुआ था वो हमसे चला गया, निकल गया, जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ा सानिया है जो कौम खामोश है उसके ऊपर। ठीक है, लोगों को पता भी नहीं शायद कि वो कैसे निकला है, उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसका पता लगना चाहिए वो किस तरह गया, किस तरह ये सिक्योरिटी का जो नाकामी थी जी, या गार्ड की नाकामी थी या छोड़ा गया, जो भी है उसका होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमने पिछले साल जो जनरल फैज़ कमांडर थे पेशावर को, उनका एक विज़िट है जो कि बड़ा काबुल में जब बड़ा उसका प्रचार किया गया, तो अभी डिस्कस ओपनली हो रहा है, आज सेनेट में भी हुआ है, रुबानी ने भी इस बात पे डिस्कस किया है कि वो जो एग्रीमेंट किया आप लोगों ने, हमने जो इमरान खान की स्टेटमेंट मेरे पास है वीडियो उसकी, जिसमें उसने कहा कि 35 से 40 हज़ार बंदे हैं टोटल जो TTP की फैमिलीज़ हैं, सारा कुछ है, 800 बंदे जो हैं वो फाइटर हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इनको अकोमोडेट कर लें, इनको इधर अपने पाकिस्तान में जगह दे दें। ठीक है, फिर आपको स्वात का एक वाक़या याद होगा, जब पिछली दफ़ा आया था मैंने आपको बताया था उस वक़्त कि स्वात में जनरल पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया। जी बिल्कुल, कि ठीक है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि कोई बंदा नहीं रहा बाहर निकलने के लिए। जी, उस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं हाईलाइट किया मीडिया ने, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नोटिस लिया, क्यों नहीं कमीशन बैठाया गया? ठीक है, ठीक है, अभी भी ये डिमांड करनी चाहिए, हो रही है, बल्कि अभी तो डिमांड होनी चाहिए कि जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को पब्लिक करें। ठीक है, फिर हमने जो बंदे इधर पाकिस्तान में कहा यही जा रहा है, कल भी मतलब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी आए और यही उन्होंने फरमाया कि जो हमारा एग्रीमेंट दोहा के अंदर तय हुआ था अफगानिस्तान गवर्नमेंट तालिबान के साथ, और जो कुछ हमने कहा था उसके अकॉर्डिंगली अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और कल के वाक़े के बाद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली नॉमिनेट किया अफगानिस्तान को और कहा कि अफगानी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट की वायलेशन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर एग्रीमेंट की वायलेशन अफगानिस्तान
पाकिस्तान कर रहा है, व्हाट इज़ द वे आउट टू इट? सर एग्रीमेंट वो मैं नहीं बात कर रहा, जो एग्रीमेंट हमने दोहा में किया था हम उसके एग्रीमेंट नहीं बात कर रहे। ठीक है, हम बात वो कर रहे हैं जो पीटीआई ने टीटीपी से किया है। अच्छा, ठीक है ना, वो एग्रीमेंट किया। देखिए एक पहले तो उसको डिक्लेयर कर दे, ठीक है, उन टीटीपी वालों को डिक्लेयर कर दे क्या हमारे दुश्मन है, क्या हमारे दोस्त हैं, हम इनके मतलब एक स्टैंड ले लें। ठीक है, हम कहें कि नहीं ये हमारे दुश्मन है, हमारे साथ कभी भी सही तरह नहीं चल सकते, तो उनके खिलाफ हमें स्टैंड करना है, उसके खिलाफ जिहाद करना है, वट एवर इट इज़। ठीक है, ठीक है। जैसे जितने भी हमने ऑपरेशन किए हैं, इतनी बड़ी कीमती जाने ज़ाया की है, मेरी यूनिट खुद रही है उधर। ठीक है, और बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर हमने ज़ाया किए हैं उधर, उनको शहीद हुए हैं उधर सारे। ठीक है, तो हमें अभी एक फैसला कौन मार्का करना है। ठीक है, हम उनको कहें कि यार अच्छे तालिबान है, बुरे तालिबान है, नहीं, जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है वो अच्छा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, वो एक हमारी सिक्योरिटी को हमारा थ्रेट है। ठीक है, हमारे मुल्क की सलामती पे एक थ्रेट है, उसको पता करना चाहिए। आज हमें पता करना है कि जो जन सब गए थे उधर पेशावर में गए थे, काबुल में गए थे, उन्होंने वो चाय पी थी, तो उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था। सर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम, ज़ाहिर है जो पेशावर का सानिया हुआ और इस पर पूरा पाकिस्तान ही सरापा एहतजाज है। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, इसके लिए अब हुकूमत लाएअमल तय कर रही है। जिस तरह से हमने देखा पार्लियामेंट में इजलास जारी है और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दिफा हैं और ख्वाजा आसिफ साहब और साथ ही वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब। इस टाइम पर कोई हिकमत अमली ऐसी बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि किसी भी तरह से इस दहशत गर्दी को निपटा जाए और ऐसे मज़ीद वाक़यात पाकिस्तान में पेश ना आएँ। नाज़रीन अब बात करें कुछ अपनी इकॉनमी की। आज फिर से पाकिस्तान के ज़ाहिर है मईशत का एक बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पे, जो हर शख्स को फेस करना पड़ रहा है और हर शख्स परेशान है पाकिस्तान की मईशत को लेकर। IMF की टीम आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और उनके मुज़ाकरात हुए। इसहाक डार साहब ने IMF की टीम को रिसीव किया और उनके साथ मुज़ाकरात किए और IMF की टीम के आने के बाद कुछ देर के लिए डॉलर ने कुछ थोड़ा सा अपने आप को अपना ब्रेक किया और 2 रुपये 90 पैसे के करीब डॉलर जो है वो डाउन हुई प्राइस उसके, लेकिन उसके बाद दोबारा बढ़ गया, यानी 270 रुपये पे इंटर बैंक इस टाइम डॉलर है और ओपन मार्केट में 275 रुपये पे है। तो मैं आऊँगा डॉक्टर असद साहब की तरफ और उनसे बात, डॉक्टर एहसन साहब की तरफ। एहसन साहब सर, आई विल कम टू यू। सर किस तरह से आप पोजीशन देख रहे हैं? पाकिस्तान की IMF आ रहा है, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर IMF पाकिस्तान को दे रहा है। इस 1 अरब 10 करोड़ डॉलर को हम 25 अक्टूबर से वेट कर रहे हैं, तब से कॉन्ट्रैक्ट किया होता, यही 9th रिव्यू अगर हमने तब कर लिया होता जो इसकी डेट थी, आज तक इतना आवाम को भी जलील ना किया होता, इतनी चीज़ों की हाइप क्रिएट ना हुई होती, हमारे तमाम जो हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े हैं वो ना होते, LC खोलने का इशू, तमाम बातें। सर किस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इकॉनमी ही आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला है। PDM की हुकूमत को भी अगर पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा दबाव उनके ऊपर किसी बात का है तो वो मुआशी तरक्की और बहाली का दबाव है। ठीक है। इसहाक डार जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने दावा किया था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए एग्ज़ाइल के बाद कि मैं 200 रुपए की वक़्त से कम, 200 से कम करूँगा डॉलर लेके आऊँगा ये, लेकिन बिल्कुल ऐसे उसके साथ उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। ठीक है। मेरी दानिश्त में अगर इसको वाकईतन फ्री फ्लोट मार्केट में ले जाएं तो 324-25 रुपए से कम का डॉलर नहीं है इस वक्त। ठीक है। पाकिस्तानी रुपए की मजीद 60-70 रुपए वक्त कम होती दिखाई दे रही है। ठीक है। अब आ जाए इस बात पर कि बनेगा क्या और हुआ क्या। ठीक है। IMF कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसको को पाकिस्तान के नफ़ा या नुकसान से गर्ज है। IMF कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि सिर्फ हमारी तरक्की या हमारी तनज़ली चाहता है। सर हमारा खैर ख्वाह भी नहीं है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल नहीं जी। IMF मॉनिटरी एक इदारा है जिसने सिर्फ इस बात को इंश्योर करना होता है दुनिया में कि अगर दुनिया का कोई मुल्क, जो हमारे दोस्त भी हैं, चाइना है, आप ये देख लें, UAE है, सऊदी अरब है, कोई भी है जी, जब उसने हमें इमदाद देनी है या हमें कोई फीड करना है, मैं ये कहूँगा हमें कुछ देना है, तो वो उसके प्रोग्राम, IMF के प्रोग्राम हमारे साथ होने की ये एक सबूत होता है, एक मौजूदगी होती है कि हम इन फंड्स को ज़ाया नहीं करेंगे और वापस कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हम IMF की किसी
शर्त पर तवज्जो देते हैं, ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पाकिस्तान मुआशी तरक्की और बहाली की तरफ गामजन हो सके। आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ हुआ है क्या ये एक दिन में हो गया है? क्या ये कहा जा सकता है कि इल्ज़ामात की रद में कि जी शायद ये सारा पीडीएम ने 9 माह में कर दिया? तो बिल्कुल नहीं। क्या ये कहा जा सकता है कि 3 साल में इमरान खान की हुकूमत में या 4 साल में सब कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं। कम से कम 4 दहाइयाँ हमने ऐसी बसर कर ली हैं जिसमें पाकिस्तान ने मैशियत के नाम पर 1 टके का काम नहीं किया। ना पॉलिसी साजों ने किया है, ना दानिश्वरों ने किया है, ना ही किसी जिम्मेदार शख्स ने किया है। डंग टपाओ डंग टपाओ डंग टपाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान में सुई तक नहीं, एक तरफ एटम बम बन रहा है, अल खालिद टैंक बन रहा है, शाहीन मिसाइल बन रहा है, दूसरी तरफ एक सुई, एक टिश्यू पेपर, एक स्लीपर पैरों का वो हम नहीं बना रहे। क्यों? ये क्या पॉलिसी है? अगर हम सारे जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो ये नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त भी अगर अपना पूरा उसका पाकिस्तान का आप डाटा लें तो एक साल में 60-62 अरब डॉलर होता है हमारे पास, लेकिन हम कहाँ स्पेंड करते हैं और क्यों स्पेंड करते हैं? क्यों नहीं हम अपने डॉलर जो है वो अपने पास ही रखते और मेड इन पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? ये देखें चट्टा साहब, ये ना आपकी जिम्मेदारी ना कर्नल साहब की, ना मेरी, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके पास पावर है। वो रातों रात क्या कर लेते हैं? वो रातों रात कानून बदल लेते हैं, वो रातों रात अपने लिए फंड्स जारी कर लेते हैं, रातों रात अपने लिए तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, रातों रात अपने लिए नई गाड़ियां ले लेते हैं, रातों रात अपने लिए पीएसी की मीटिंग बुला के सब कुछ जायज कर लेते हैं, रातों रात अपने सारा इजलास बुला के अपनी मराद बढ़ा लेते हैं, रातों रात बाहर से इलाज करवाने के पैसे मंजूर करवा लेते हैं। आज आकर अगर मंजूर नहीं होता, आज आकर अगर कोई काम नहीं होता तो इस गरीब पाकिस्तानी तबकात के लिए नहीं होता जिनकी किसी को परवाह नहीं है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि हमाम में सारे नंगे हैं। आप इसमें से किसी एक पार्टी को आप मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते कि जी ये पीडीएम की पार्टी है, ये पीटीआई है। पीटीआई के पास भी जो करने के काम थे, एहसास कार्ड उन्हें बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, सेहत कार्ड बना दिया, ये जो थे खाने के और दूसरे जो उनके ज़हन में जो माइंड में स्केच था कर दिया। किया क्या नहीं किया? ये नहीं कि जो हमारे वसाइल हैं उसको बुरे कार नहीं लेके आए। मैं आप अगर मुझे 2 मिनट दें सिर्फ मजीद तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमें श्रीलंका जैसा जो मुल्क है जिनके पास ना दीन है, ना दुनिया है, ना आखिरत है, ना कुछ है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ठीक है, वो 4-4.5 अरब डॉलर अपने मंदिरों, अपने वो एक बिल्कुल आम किस्म की चीजों को दिखा के वो 4-4.5 अरब डॉलर का टूरिज्म से ले रहे हैं। हमारे पास दुनिया की हर खूबसूरत नज़ारा, हर खूबसूरत जगह, हर खूबसूरत आबशार, हर खूबसूरत सहरा, हर ऊंचा पहाड़, गहरे समुंदर, क्या मैं आपको बताऊं कि क्या नदियां बहती हुई, हर चीज, नज़ारे, बर्फबारी, स्नोफॉल, हर चीज हमारे पास है, लेकिन हम 1 अरब डॉलर भी इससे नहीं ले रहे। ये देखें, ये भी चट्टा साहब आपने कुछ नहीं करना, मेरे करने का इसमें कोई काम नहीं है, आवाम के करने का इसमें कोई काम नहीं है, हुकूमत ने करना है। फिर एक और बात, मक्का और मदीना जहां हम पागलों की तरह 25 करोड़ पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, वहां रोजाना 3 लाख मुर्गियां कटती हैं। और भाई ये वो ब्राजील से ले रहा है, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं ले सकता? पर डे आप देखें सालाना कितनी होगा, कितने अरब। दूसरा, आप चले जाएं कि मक्का और मदीना में दरमियान में 5 घंटे का एक ट्रैवल है, वो देख लें, बाकी सऊदी अरब देख लें, वहां पेट्रोल जो है आज भी 2.25 रियाल का, 2.25 लीटर 1 रियाल का है, और जो पानी है वो 1 लीटर 2.25 रियाल का है। तो आप ये देखें कि हम सिर्फ अपने पास, हमारे पास जबरदस्त पानी है, दुनिया के बेहतरीन मीठे पानियों की झीलें हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि जो पानी सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के जो 10 से 15 बड़े अमीर ममालिक हैं, बशमूला कतर, ओमान, यूएई वगैरह, अगर उनको हम सिर्फ उनके आगे हमारे जिम्मेदार हुक्मरान अगर सिर्फ एक काम कर ले, एक काम चट्टा साहब, सिर्फ एक काम, कि वो कहें कि आपने 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पानी का जो भी स्टैंडर्ड है हम वो पानी आपको देंगे, बोतल में बंद करके, पानी बोतल बंद करके उन्हें दे दें, आपको 5 अरब डॉलर सालाना बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। आप 1 अरब डॉलर के लिए जो IMF की मंजूरी के बाद मई में आना है, अगर ये जो आज रिव्यू हो भी गया है, ये जो आज उनसे बात हो भी जाए, अगर इसहाक डार कामयाब भी हो जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि हम अप्रैल के एंड पे या मई के पहले हफ्ते में ये 1 अरब डॉलर देंगे। मुझे बताएं 3 माह या हमारे कैसे गुजरेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, आज जो ये LCs नहीं खुल रहे, अगर जितने कंटेनर्स
चट्टा साहब, ये बहुत मैं जिम्मेदारी साहब को बात कह रहा हूँ जी। जितने कंटेनर जिस वक्त हमारे पोर्ट्स पर 9,500 से 10,000 मौजूद पड़े हैं, अगर उनको हम रिलीज कर दें जी, तो हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल के लिए भी पैसे हुकूमत के पास नहीं बचेंगे। पाकिस्तान बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी हर चीज। तो ये बताएं कि इसका कौन सोल्यूशन क्या जिम्मेदार है? उसमें मतलब दालें पड़ी हैं, खाने पीने की अशिया मौजूद हैं और कई ऐसी आइटम्स हैं जो पेरिशेबल हैं और मतलब वहाँ पे बहुत सी चीज़ों के ख़राब होने का भी खदशा है सर। तो कितनी देर वो पोर्ट पे पड़े रहेंगे? कराची जैसे शहर के अंदर समुंदर के ऊपर जहाँ पे आबो हवा ऐसी है जो डैमेज करती है हर चीज़ को, तो कितनी देर हम इनको रोक के बैठे रहेंगे सर? किस तरह करेंगे? व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? डैमेज करती नहीं है, डैमेज हो चुके हैं जी। अभी तो अद्वियात आपको नहीं मिल रही मार्केट में। सर, अभी उनका भी वो रॉ मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ जो है ना, आपके जो चेन रेस्टोरेंट्स हैं जो इंटरनेशनल, उनके पास आप जाए, उन्होंने अपनी कमोडिटीज में तब्दीली ले आए हैं, अपने मेन्यू में तब्दीली ले आए हैं वो। उनके पास जो एक लेटस होता था वो आपको 4 माह से नहीं मिल रहा जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इनके असरात जो होते हैं ना, ये फिर रिपल इफेक्ट्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होंगे। इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है ना, सिर्फ उसके 6 से 7 लाख लोग जो है ना वो इस महीने बेरोजगार होने जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्मर फार्म नहीं अपना चला पा रहा। इसके अलावा जो आपका टेक्सटाइल है वो बैठ गई है। लोकली भी हमारा बहुत सी क्रॉप्स डैमेज हो गई, सोयाबीन इंपोर्ट भी नहीं हुआ और इसकी वजह से इस टाइम पे फीड नहीं बनेगी, पोल्ट्री फीड अवेलेबल नहीं होगी, तो पोल्ट्री मुर्गी खाएगी क्या और जिएगी कहाँ से और करेगी क्या? कर्नल अब्दुल रऊफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। इकोनॉमी जिस तरह से जाहिर है हमें बताया और ऑब्वियसली हमारे सामने सिचुएशन है, किसी से ढकी छुपी है नहीं है। 3.5 गुना महंगाई कर दी है सर इन लोगों ने आके, और ये कहते थे कि हम आएंगे तो गरीब का भला करेंगे। मतलब अब मरियम औरंगजेब साहिबा की स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा 10 रुपए लीटर रातों रात पेट्रोल बढ़ा दिया है इस मुल्क के अंदर, गरीब अवाम के साथ जुल्म किया 10 रुपए लीटर बढ़ा के। सर अभी रिसेंटली 35 रुपए लीटर बढ़ा दिया है। यही मरियम औरंगजेब साहिबा आज मिनिस्टर हैं और वजीर इत्तलात हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है इस बात के ऊपर। और वो जो कुछ कहा जाता था, महंगाई मुकाओ मार्च किए जाते थे, अवाम को एक चूरन बेचा गया, बेवकूफ़ बनाया गया। सर इसहाकडार साहब ने कहा मैं आऊँगा, तो अभी तो मेरा, और आते ही कहा कि अभी मेरा डंडा नहीं चला और डॉलर जो है वो 10 रुपए नीचे आ गया, और अब मैं जब डंडा चलाऊंगा तो क्या होगा? सर ऐसा डंडा चलाया कि आज डॉलर जो है वो 270 रुपए पे इंटरबैंक में और 275 पे ओपन मार्केट में। जी जट्टा साहब, और माशाल्लाह मोहतरम डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना जी, वो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो ख़राब होनी शुरू हुई है ये अप्रैल के बाद। ठीक है, एक दावे के साथ आए थे। पहले तो आप इस बात को समझें कि इमरान को जो एक प्रोजेक्ट इमरान था उसको बंद क्यों किया गया। सर कितनी देर रोएंगे हम प्रोजेक्ट इमरान को? सुन लेना, सर कितनी देर हमें भुगतना पड़ेगा? अभी और अगर भुगतना ही था तो फिर उसी को भुगतने देते प्रोजेक्ट इमरान को। आप लोगों ने आके हमें भुगतवाना था? हमें नहीं भुगतना था। यही चीज़ है कि अगर आप सिस्टम को नहीं समझना चाहते थे, आप जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ रायमा पहले लोगों को पता लगे कि हमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम यही करते रहेंगे। ठीक है सर, व्हाट इज द देखिए पहले प्रॉब्लम ये है कि पहले जो प्रोग्राम एक शुरू किया उन्होंने, तो किनको फिक्र हुई? सबसे पहले फिक्र हुई उनको जिन्होंने इसको प्लान किया। ठीक है, जो इनके साथ दिन रात लगा रहे थे। ठीक है, जब उनको एहसास हुआ कि ये नहीं चल सकता, ये डिफॉल्ट होने वाला है, फिर जाके उन्होंने एक बात को एहसास किया। किसी ने पहले, कोई बंदा, मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा था कि नहीं हमने करना। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल हमने नहीं करना। तो किया तो था उन्होंने। नहीं, सुन लेना, फिर जरदारी साहब बाकी लोगों ने सबने मिलकर कहा कि एक जनरल फैज़ हमीद है, अगर वो चीफ बन जाता है तो इस मुल्क में किसी को नहीं छोड़ना और अगले 10 साल तक प्रोजेक्ट चलना है। अच्छा, वो जरदारी और बाकी लोगों ने कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कि जो ही हुकूमत लेते हैं आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी उस वक्त अप्रैल में पता था सबको कि इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। तो सर फिर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सर शब्बर जैदी आवाम का बेड़ा गर्क किया अपने आप को बचाने के लिए। शब्बर जैदी है, वो कौन था? एफबीआर का चेयरमैन किसका था? उसने जाने से पहले देखे 2021 नवंबर दिसंबर का पीरियड देखें जी, जो हम सब ये सारा का सारा मुद्दा इमरान पे डाल रहे थे। अच्छा, 2021 में नवंबर दिसंबर में उन्हीं दिनों में शब्बर जैदी की आई थी कि कोलैप्स, जो दिवालिया होना नहीं, हो चुके हैं हम। अच्छा। हम दिवालिया हो चुके हैं। सर 150 रुपए लीटर पेट्रोल उसके बाद 4 महीने तक आवाम को दिया, महंगाई को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा। मैं कहता हूँ सर आपके फॉरेन रिजर्व के अंदर 22 बिलियन डॉलर मैं आपको आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही थी, मुल्क चल रहा था, यहाँ पे बिजली मिल रही थी, कोई लोड शेडिंग नहीं थी, गैस की जो है बिला आगे मुझे तसल्सल में एक बात करने दे, मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए हर हुकूमत जब जाने लगती है उनको पता लग जाता है 4 महीने 3 महीने स्विच ऑफ कर जाती है, जाते वो ऐसा काम करते हैं
हैं कि वो कहते हैं जनाब 2 सूबे जो हैं सर इनको तो 3-4 महीने पहले भी नहीं पता था, इनको तो पता था, मौके पे पता चला है, अचानक इनके साथ रजीम चेंज हुआ इनके मुताबिक। किनके मुताबिक? वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं अचानक हुआ जो कुछ हुआ, अगर और वो तो बजिद थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा हुकूमत। अगर इतना ही बेड़ा गर्क होता तो वो खुद आराम से स्लिप ऑफ हो जाते, निकल जाते वहां पे। उनको तो जबरदस्ती निकाला इन्होंने। नहीं, अगर बंदे खरीदे, इन बंदों को सिंध हाउस के अंदर बिठाया इस्लामाबाद में, और जो कुछ किया आवाम के सामने, ऐसा कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। अगर वो बंदे इतने तंग होते इमरान खान से तो उनको सिंध हाउस में जाके पनाह लेने की क्या जरूरत थी? सर चड्ढा साहब ये पीटीआई के बंदे थे, 45 एमएनए एमपीए, वही सिंध हाउस में सर थे। मैं काइंडली सुन ले, आप उसको सुन ले। रशिया जाना पसंद नहीं आया, ये कोई रशिया को नहीं है सर, ऐसे यही हमारा प्रॉब्लम है, यही हमारा प्रॉब्लम है। हम सच सुनने के लिए अपना ले आते हैं सबके लिए, इमरान के लिए, ओ भाई इमरान को ले आओ दोबारा, किसी को ले आओ। मैं कहता हूँ नहीं मईशत ठीक हो सकती, आपके एक्सपेंडिचर इमरान आ जाएगा और सर फिर ये नून लीग वालों ने झूठ बोला था। मैं कहता हूँ कि आप जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करेंगे कोई मईशत नहीं चलेगी। सर एक्सपेंडिचर आप इस हुकूमत ने आके कंट्रोल किए या बढ़ा दिए? मेरा एक सवाल। मैं कहता हूँ जितने फौरन दौरे हुए हैं, आप प्रॉब्लम को जैसे कहते हैं जी, मैं आपको फार्मूला देता हूँ कि इस तरह मैं कहता हूँ कि आप जब तक 100 रुपए कमाते हैं जी, आप 1000 खर्च करते हैं तो आपकी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? सर पहले खर्चा कम हो रहा था, अब ज्यादा हो रहा है, या पहले ज्यादा हो रहा था अब कम हो रहा है? मैं कहता हूँ कि लोन ले अब इस टाइम पे जाहिर है मिल बांट के कंपाइल्ड गवर्नमेंट आई है, पीपल्स पार्टी, तमाम इत्तेहादी, और हर कोई खुश है, खा पी रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं हर कोई एंजॉय कर रहा है अपने अपने सेक्टर के अंदर, अपनी चीजों के अंदर। जब तक आप पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं पैदा होंगे इस मुल्क के अंदर, पीसफुल एनवायरनमेंट, ये कुछ नहीं होगा जब तक पीसफुल नहीं होगा। अगर अपोजिशन सड़कों पर रहेगी कुछ नहीं होगा, जो मर्जी कर। खान के दौर के अंदर भी तो सारी अपोजिशन सड़कों पे ही रही है। किसकी? इमरान खान के दौर के अंदर। हाँ जी, कोरोना खत्म होने के बाद सड़कों पे ही नजर आई है हमें, सड़कों पे नजर आई है ना। को उनके मदरसे के बच्चे अवेलेबल थे, उनको सदर बना दिया। उनका रिजल्ट क्या है चट्ठा? उनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। देखिए मैं कहता हूं कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि ये हो रहा है, मैं उस वक्त जो नहीं आना चाहिए था, जिस पीटीआई के लोग, जो पीडीएम के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए था, हमें इस वक्त नहीं लेना चाहिए था। और अगर ये अप्रैल में इन्होंने ले लिया था तो मई में फर्स्ट वीक एज प्लान छोड़ देते तो सारा मुद्दा इमरान पे जाता। सर केसेस भी तो माफ कराए, नैब के दांत भी तो निकाल दिए, सब कुछ तो किया इन्होंने आगे, क्या नहीं किया? केसेस वो थे जो जरदारी साहब ने बनाए, वो थे नून लीग के ऊपर, और नून लीग ने बनाए थे जरदारी साहब। अगर आप अगर काले जादू पे आप घूमता करेंगे, आप काले जादू पे आप बुशरा नहीं सर, मैं रिकॉर्ड पे अभी कोई चीज छुपी नहीं बात हो रही है। मैं कहता हूँ इसी तरह इकोनॉमी, इसी तरह ना कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर तस्वीरें देके पोस्टिंग करेगा, जब आपका प्राइम मिनिस्टर किसी ख्वाब देके बातें करेगा, कैसे इकोनॉमी ठीक हो सकती है? ये भी तो डिक्टेट होते हैं। ये कहता हूँ ये बेड़ा गर्क है। अगर तो आप ये फैसला कर लें कि अप्रैल 2022 के बाद हुकूमत पाकिस्तान में चलना शुरू हुआ काम, तो फिर तो हर बात मानने को तैयार। ओके सर, मैं कहता हूं आपकी बातें मैंने मानी। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इकोनॉमी? इस मुल्क के अंदर होना क्या है, गरीब आवाम के साथ क्या होना है, आप लोग माफी कब देंगे इस्लाम को? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक सारे पॉलिटिशियन, जजेस, जर्नल सब अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करते, इस वक्त भी आज एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लें, सारे आर्मी भी करें और सुप्रीम भी करे। 15-15 लाख रुपए तो हम लेते हैं पेंशन में, आप कहते हैं इकोनॉमी कंट्रोल होती है। जब आपका एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हैं, आप जो मर्जी कर ले दुनिया की, कोई सिस्टम ले आए, ये इकोनॉमी तब कंट्रोल होनी है जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपोज करेंगे। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, क्या ये भी एक सोल्यूशन, जिस तरह से कर्नल साहब ने हमें बताया कि जाहिर है हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, वी आर पेइंग वेरी हाई सैलरीज और बड़ी मराहत दे रहे हैं हम तमाम लोगों को, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल करें तो भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है? जो आपने सोल्यूशन बताया, दैट इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर द प्रॉस्पेरस कंट्री। हमारे पाकिस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये भी अलार्मिंग है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मराहत और बहुत ज़्यादा पैसे इन लोगों को दिए जा रहे हैं, इन VIPs को दिए जा रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जाए तो मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है? देखें, ये कर्नल साहब ने जो फरमाया वो तो एक अजमाली सा जायज़ा है, चलो ठीक है, वो कह रहे हैं कि अखराजात कम किए जाएं, लेकिन असल बात देखें, इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपने मुस्तहकम करना है जी, तो आपको सबसे पहले तो इलेक्शन करवाना होंगे। काश ये सानिया पेशावर से पहले सिर्फ इलेक्शन का ऐलान हो जाता तो ये वाकया नहीं होना था। सर वो तो होने के बाद कह रहे हैं अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते, हर तरफ नहीं, से इसलिए तो कह रहे हैं ना, अगर हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी थी इस वाकया की, इस वाकये का सिर पैर आई। मैं सॉरी, मैं उस वक्त आपने मुझे इसका मौका नहीं दिया, मैं इसकी कोई मजम्मत नहीं करूंगा, मैं तो ये कहूंगा इसकी मरम्मत होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या बात है, मजम्मत करते हैं, हम जाएंगे, हम जख्मियों को देख रहे हैं,
और भाई आप किस सियारे पे रहते हैं? क्या अमेरिका में ऐसा होता है, क्या चीन में ऐसा होता है, क्या जापान सेटअप आया है, केपीके में केयरटेकर सेटअप आया है चंद घंटे पहले, और उसके बाद ये वाकया हो गया, और ऐसे हसास इलाके के अंदर और इस तरह से वाकया होना सर देखें, सबसे पहले बात एपीएस का बेनिफिशियरी कौन थे? मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, ये वाकया हुआ एपीएस का कि जी 150 बच्चे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ने आके बात कही एपीएस के आने के बाद कि इन बच्चों की कुर्बानी रंग लाएगी। लोगों ने गालियां निकाली कि यार ये तुम्हारे बच्चे को कुर्बान नहीं हो रहे। अब भी इस तरह चट्टा साहब कि ये जो सर एपीएस वाकया हुआ है तो बता दे, इसमें भी जरूरत नहीं हुई ये कहने की कि ये किस शहीदों की कुर्बानियां होना ये क्या चाहिए। अगर ये कोई तरक्की याफ्ता, कोई बनाना रिपब्लिक ना होता, तरक्की याफ्ता मुल्क होता पाकिस्तान में, सबसे पहले क्या होता? उस सूबे के आईजी को हटा दिया जाता। बिल्कुल। उस सूबे के गवर्नर की पावर लेके दूसरा बंदा गवर्नर आता। बिल्कुल। वो इस वक्त बुजुर्ग हालत ले रहे हैं। He is directly responsible। मेरे मुल्क का 100 आदमी मेरे मुल्क का खत्म हो गया। अगर ये 100 बंदे अमेरिका में कत्ल हुए होते, इस तरह शहीद हुए होते, उन्होंने अफगानिस्तान टीटीपी कुछ भी होता, एटम बम गिरा देना था उसके ऊपर। तो जब आप कैसी बात कर रहे हैं चट्टा साहब? देखिए चट्टा साहब, जब एपीएस का वाकया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा किस मुंह से एक्टिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूं एपीएस का वाकया हुआ था ना, काइंडली आप देखिए ना, आप थोड़ा मैं सवाल कर रहा हूं। जब एपीएस का वाकया हुआ था उस वक्त कौन सा प्राइम चीफ मिनिस्टर बदला गया, कौन सा आईजी बदला गया, कौन सा मसला हुआ, वाकया हुआ? हाँ जी, किसको कौन बेनिफिशियरी कौन है, आप वो मुझे बता दें। उसके वालिदैन ने, लोगों ने कहा कि ये इसके लिए कुर्बानी का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। ठीक है। दूसरी एक और बात है, उसका बेनिफिशियरी देखे 150 दिन धरना था उस वक्त इस्लामाबाद में, जो उस एपीएस वाकये के बाद शाम को खत्म हुआ। जी बिल्कुल। तो किसको तकलीफ थी धरने की? किस टीटीपी को फायदा पहुंचा? ये उल्लू को फायदा पहुंचा? उसका कोई ऐसा कोई इमरान खान को फायदा पहुंचा, उसका जनरल इस्लाम को पहुंचा, उसका फायदा मैं आपको कह रहा हूं। मुझे लगता है इमरान खान की किसी दुश्मनी में, मैं तो ना दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी में बात कर रहा हूं। पाकिस्तान यार 100 बंदे के साथ वो ड्रेस करता था, 100 बंदे के साथ 20 बंदों के साथ रात को खाली कत्ल करवा दिए गए हैं। धरने में साहब इस वक्त जो बेनिफिट है ना वो यही है। ये देखे इस वारदात का अमेरिका को फायदा नहीं, इस वारदात का इंडिया को फायदा नहीं, इस वारदात का इसराइल को फायदा नहीं, इस वारदात का फायदा सिर्फ एक ही निकल रहा है आज आकर कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। सर इलेक्शन मुलतवी करने की तो इलेक्शन को मुलतवी नहीं करना चाहिए। मैं आई कम टू यू नाउ। अच्छा दूसरा इकोनॉमी की एक बात जो है ना चट्टा साहब, मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ जी, खुदा के लिए इस बात को आइडेंटिफाई किया जाए कि पाकिस्तान एक पोटेंशियल वाला मुल्क है। यहाँ अगर तेल नहीं निकल रहा तो जरखेज जमीनें बहुत कुछ फसलों की शक्ल में हजारों चीजें रही हैं, लेकिन आप देखें कि रकबा काश्ता नहीं है, काश्त नहीं करने दिया जाता। होटल खोलना है, होटल खोलने नहीं दिया जाता। फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने नहीं दी जाती। कोई भी काम नया शहर है तो नया शहर बनाने नहीं दिया जाता। यहाँ एनओसी नहीं मिलता चट्टा साहब, आप एनओसी नहीं ले सकते आप। अच्छा मैं एक और, आप अखबार खोलना चाहे तो लाइसेंस नहीं ले सकते, आप टीवी चैनल बनाना चाहे तो लाइसेंस नहीं ले सकते। दुनिया भर में हर वो एक्टिविटी जिसका बिजनेस से ताल्लुक होता है हुकूमत आगे हाथ बढ़ाकर वेलकम करती है। यहाँ 42 इदारे हैं जो उसका हाथ रोकने के लिए आते हैं। दुनिया में एक दुकान चलाना, एक मिनट सर कल साहब, दुकान चलाना, एक छोटी सी दुकान की बात कर रहा हूँ जो ये इसी रोड पर एक दुकान होगी, उसको चलाना कोई जुए शीर लाने से कम नहीं है। दुनिया में नए बिजनेस का जो सक्सेस रेट है, आप इस डेटा को इंटरनेशनल चेक कर लें, 10% है कि आप नई फैक्ट्री, नई प्रोडक्ट, नई ब्रांड या कोई दुकान या कोई चीज नहीं करते, कारोबार करते हैं, उसकी सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। दूसरा, हमने पूरे पाकिस्तान को किस चीज के पीछे लगाया हुआ है? हमने लगाया हुआ है कि अफसर बनने, फौज में अफसर बनने, पुलिस में सीएसएस करके जाना है, डीसीएसी बनने, हमने जनाब कमिश्नर बनना है। टाइम शॉर्ट है, बिजनेसमैन तो कोई भी नहीं बनना चाह रहा, एंटरप्रेन्योर तो बनना ही कोई नहीं चाह रहा। ओवर टू यू सर। देखें डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ये एक वन साइडेड इशू नहीं चलना। देखिए मुल्की मामला डिस्कस कर रहे हैं, मुल्की मामला कहते हैं इलेक्शन करा लो, इलेक्शन तो बैठेंगे, पार्टीज बैठेंगी, जब आपस में पार्टी बैठेंगे, एक पार्टी कहे कि मैं तो इनको हाथ ही नहीं मिलाना, मैं इनसे डिस्कस ही नहीं करना, तो आप ये सारे मामले डिस्कशन से होने हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिस वक्त एपीएस का वाकया हुआ, ठीक है, वो धरना खत्म हो चुका था, अभी उनके जो पेरेंट्स हैं आज भी सुप्रीम कोर्ट में, वो धरना खत्म हो चुका था। धरने को एक जलालत, एक उसके लिए फटकार थी, वो चाहते करते रहो, ये कोई बंदा नहीं था उधर, मैं विटनेस हूँ यार, मैं देखा उधर, ठीक है, मैं खुद जाके बैठा रहा हूँ, उस वक्त मैं पीटीआई में था, ठीक है, हमें शर्मिंदगी थी कि ऊपर खान बैठा होता, नीचे 100 कुर्सियों बंदे बैठे होते हैं, शर्मिंदगी थी हमारे लिए, ठीक है। जो पहले धरना शुरू हुआ वो क्यों शामिल किया, देखें जो 14 अगस्त
को ये वाक्य जो होता है जिसको जाते हैं खान साहब और तारुल कादरी जी यार, टू डिफरेंट आइडियोलॉजी मूविंग ऑन द सेम एक्सेस अंडर वन कमांड। कौन इनको इकट्ठा करता है, कौन इनको लद्दा प्लान बनाता है? ठीक है। इस तरह मुल्क थोड़ा चलना है, मुल्क चलना है कि आप जान छोड़ दें, आप मामला को सही करें। ठीक ये धरना प्लान था, धरना प्लान करके अभी ज़हीरुल इस्लाम को क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि उसकी एक ऑडियो कॉल इमरान खान से हो रही थी कि धरने को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह फंड, कौन फंड कर रहा था। हम हर चीज को, अभी आपके रिकॉर्ड पे है आपका वजीर खजाना जो शौकत तरीन साहब, उसने अपने मिनिस्टर को टेलीफोन किया, अगर नहीं है तो कोर्ट में ले देना कि जो आईडियो आई है, जो नहीं है तो उनको कोर्ट में ले जाए। वो उनको मना कर रहे हैं कि या तुम नहीं करना। तो जो बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ का जो पहला प्रोजेक्ट जिसमें 1 अरब मिला था वो इमरान को मिला था। इसी आईएमएफ का जो प्रोग्राम ले रहे हैं 1 अरब आप इमरान के जमाने में ले चुके हैं। अच्छा, ठीक है, जब आप ले चुके हैं तो जाती दफा आपने देखा गवर्नमेंट जारी है तो आपने क्या किया, आपने कीमतें बढ़ाने की बजाय कीमतें कम कर दी, आपने सब्सिडी देनी शुरू कर दी, आपने वायलेशन की उसकी। ठीक है, वो जो कहते हैं ना बारूदी सिंह, वो $1 अरब तो लिया IMF से इमरान खान ने। इमरान ने इमरान को मिला। किसे दी सब्सिडी, किसे दी करना साहब? आवाम को दी सब्सिडी। देखें आवाम को सब्सिडी दी ना। पेट्रोल, देखें पेट्रोल सस्ता कर देंगे आप, किसने अगर सस्ता किया तो आवाम को दिया? अवाम नहीं है। देखें, जब IMF के रूलिंग है, IMF से एग्रीमेंट साइन करते हैं, बकौल खुद इमरान ने साइन किया। इमरान ने साइन किया कि जी हम जो है आपकी कंडीशन को मानेंगे। ठीक है, अदर आगे ये पेट्रोल कम करना सब्सिडी होती है ना, आप ऐसे नहीं है ले सकते। तो आप, टाइम खत्म हो गया शो का। नाजरीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। आपने सुना हमारे का मौका, मेरे गेस्ट का, दोनों का बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होंगे दोबारा नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।